अरे बहू क्या कर रही है? नाश्ता बना रही हूँ मम्मी जी। और क्या बना रही है नाश्ते में? आलू के पराठे बना रही हूँ मम्मी जी। सोचा आज सबको अच्छा सा नाश्ता बनाकर खिलाती हूँ। आप बैठी, बस 5 मिनट में टेबल पर नाश्ता लगा ही रही हूँ। ये क्या किया तूने? आलू के पराठे बनाने से पहले कम से कम मुझसे पूछ तो लेती। इनको सबको गैस हो जाती थी। बनाने थे तो पनीर के पराठे बना लेती, लेकिन वो तो जब जानती ना, जब नाश्ता बनाने से पहले मुझसे पूछती। आजकल की बहुओं को तो सास से कुछ पूछना ही नहीं है, बस हर चीज में अपनी मर्जी चलानी है। लेकिन मम्मी जी उस दिन तो आपने बताया था कि आलू के पराठे सबको बहुत पसंद है, इसलिए मैंने बनाया। तूने ही गलत सुना होगा। अब बहस मत कर मुझसे, नाश्ता लगा दे जल्दी से टेबल पर। ये बोलकर सुनीता तो किचन से चली जाती है, लेकिन उसकी बातों से पूजा का मूड खराब हो जाता है। पता नहीं क्या छांट कर सास मिली है मुझे, हर काम पूछ पूछ कर करो, हद ही हो गई है। कल को सास भी मुझे इनसे पूछ कर लेनी पड़ेगी। पूजा सबके लिए नाश्ता लगाती है। तभी अगली शाम, मम्मी जी मैं अपनी फ्रेंड के साथ मार्केट जा रही हूँ, आपके लिए कुछ लाना है तो बता दीजिए, मैं ले आऊंगी। क्या तुम मार्केट जा रही है और अब बता रही है मुझे? अरे कम से कम पहले मुझसे पूछ तो सही कि मार्केट जाऊं कि नहीं जाऊं। क्यों मम्मी जी, घर पर कोई मेहमान आने वाले है क्या? अगर ऐसा है तो मैं मना कर देती हूँ अपनी फ्रेंड को, कल चली जाऊंगी। वैसे कौन आने वाला है? जरूरी है क्या? कोई आएगा तभी मैं तुझे मार्केट जाने से मना करूंगी? जाने से पहले पूछना तो चाहिए। नहीं मम्मी जी, वो थोड़ी देर पहले ही आपको बताने आई थी मैं, लेकिन आप सो रही थी तो मैंने आपको जगाया नहीं। सोचा जब निकलूंगी तब बता दूंगी, अभी क्यों आपकी नींद खराब करूं। रहने दे रहने दे, बहुत बातें बनानी आती है तुझे। कोई बताने वाली नहीं थी मुझे तू। वो तो मैं तुझे यहाँ बैठी दिख गई और तुझे पता था मैं तुझसे पूछूंगी जरूर तू कहाँ जा रही है, इसलिए बता दिया। वरना अगर मैं तुझे नहीं देखती तो तू मार्केट जाकर भी आती और मुझे कुछ बताती भी नहीं। हद यार, मार्केट ही जा रही थी, उस पे भी इतना बड़ा बवाल कर दिया। इनकी बातों से तो ऐसा लगता है जैसे मैं इनकी कैदी हूँ और ये मेरी जेलर। एक तो पहले ही पूजा का मूड अपनी सास की हरकतों की वजह से खराब रहता था। अगले दिन वो कपड़ों पर प्रेस कर रही थी, तभी उसकी सास कमरे में आ गई। अरे ये क्या कर रही है बहू तू? कुछ नहीं मम्मी जी, बस अभी कपड़े धोकर आई हूँ ना, बहुत सारे कपड़े इकट्ठे हो गए थे। अरे तो कपड़े धो रही थी तो कपड़े धोने से पहले मुझसे पूछा क्यों नहीं? मुझे भी कपड़े धुलवाने थे। मम्मी जी मैंने आपके और पापा जी के सारे कपड़े धो दिए। अरे लेकिन एक बार पूछना तो चाहिए ना, मुझे अपने कमरे के पर्दे धुलवाने थे। लेकिन मम्मी जी, आपके कमरे के पर्दे तो मैंने पिछले हफ्ते ही धोए थे, इतनी जल्दी जल्दी थोड़ी ना मैले हुए होंगे। आप बोलोगी तो मैं अगली बार धो दूंगी। एक तो कोई भी काम करने से पहले पूछो मत, और फिर कोई पूछे तो दुनिया भर की बातें बनाओ, बहाने बनाओ। तुझे कितनी बार बोला है कि मुझसे पूछे बिना कोई काम मत किया कर। सॉरी मम्मी जी, गलती हो गई, आगे से ध्यान रखूंगी। आपसे पूछकर ही कपड़े धोऊंगी अगली बार। यह तो हर बार का है तेरा। वैसे खाने में क्या बना रही है आज? पापा जी ने सुबह बोला था शाम को मटर पनीर बना लेना, तो पनीर मंगवा कर रखा है, मटर पनीर बनाऊंगी। पापा जी की तो बड़ी सुनती है तू, लेकिन मेरी एक बात नहीं मानती। पनीर मंगवाने से पहले मुझसे पूछा कौन से दुकान से मंगवाऊं? कहाँ से मंगवाया तूने? वही शीला आंटी की डेयरी से, वहां पर फ्रेश पनीर मिलता है ना। फिर से कर दी ना अपने मन की। अरे वहां से नहीं मंगवाना था पनीर, गुप्ता की डेयरी से मंगवाना था। ला मुझे पनीर दे, वापस करके आती हूँ, गुप्ता के पास से ही लेकर आऊंगी। अब रहने दीजिए ना मम्मी जी, अब कब जाओगी आप, फिर पनीर वापस दोगी, फिर गुप्ता डेयरी पर जाओगी, बहुत घूमना हो जाएगा आपका, थक जाओगी आप। अगली बार मैं ध्यान रखूंगी, गुप्ता डेयरी से ही पनीर मंगवाऊंगी। आई बड़ी अगली बार वाली। सुनीता मुंह बनाकर वहां से चली जाती है और उसकी बातें सुन सुनकर पूजा का भी पारा हाई हो जाता है। रात को सबके खाने पीने के बाद अपने रूम में बैठकर खुद ही खुद मन मन में गुस्से में कुछ बड़बड़ा रही थी, तभी उसका पति मयंक रूम में आता है। अरे क्या हो गया तुम्हें? जब से ऑफिस से आया हूँ गुस्से में ही लग रही हो। किसी ने कुछ बोल दिया है क्या? पूछता आप ऐसे रहे हो जैसे आपको कुछ पता ही नहीं है। आपकी मम्मी और उनकी हर बात में ये बोलने की आदत, ये काम करने से पहले मुझसे पूछा क्यों नहीं? अरे आपको घर का हर काम करने से पहले उनसे पूछूं मैं? अरे तो क्या हो गया पूजा? मम्मी इसलिए तुम्हें बोलती है ताकि तुम्हें हर काम अच्छे से आ जाए। उनकी बातों का बुरा मत माना करो। आप तो रहने ही दो। जब हर बात के लिए आपको भी कोई टोकेगा ना और बोलेगा हर काम मुझसे पूछकर करो, तब देखूंगी कैसे गुस्सा नहीं आएगा आपको। जब घर में सास हर बात के पीछे पड़ी रहती है और जब पति ने उसकी साइड नहीं ली, तो पूजा का मूड और ज्यादा खराब हो गया। कुछ दिन बाद, अरे यार आज तो बर्तन कुछ ज्यादा ही हो गए, रात के लिए छोड़े तो और ज्यादा हो जाएंगे।
अभी धो देती हूँ इनको। पूजा बर्तन धोना शुरू करती है। बर्तन खत्म होने वाले थे कि उसकी सास रसोई में आ जाती है। बर्तन धो रही है क्या बहू? जी मम्मी जी, बस धुल ही गए। तुमने कौन से साबुन से बर्तन धोए? कल मैंने देखा था तो बर्तन धोने का साबुन तो खत्म हो गया था। हाँ मम्मी जी, सुबह मैंने किराने वाले के पास कॉल करके थोड़ा राशन मंगवाया था और साथ में बर्तन धोने का साबुन भी मंगा लिया था। देख, फिर से तूने मुझसे पूछे बिना काम किया ना। अरे मुझसे पूछा क्यों नहीं राशन मंगवाने से पहले? क्यों, आपको कुछ मंगवाना था क्या मम्मी जी? चाहे मंगवाना हो या न मंगवाना हो, लेकिन पूछना तो चाहिए। वो मम्मी जी मैं पूछ लेती, लेकिन उस टाइम आप मंदिर गई हुई थी और राशन मंगवाने के लिए मयंक जी ने उनको कॉल की थी। मैंने उन्हें बोला भी था कि आप थोड़ी देर रुक जाओ, मम्मी जी के आने के बाद ऑर्डर कर देना, लेकिन फिर उन्होंने बोला मम्मी को कुछ मंगाना होगा तो मैं ला दूंगा, अभी ऑफिस के लिए देर हो रही है, बस इसीलिए आपसे पूछना रह गया। अब अपनी गलती का इल्जाम मेरे बेटे के सर पे डाल दे। है, कल भी तो पूछ सकती थी ना मुझसे कि मम्मी जी कल राशन मंगवाना है तो आप बता दो क्या क्या मंगवाना है। ये बर्तन धोने का साबुन मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा था, पता नहीं कैसी महक आती है इसके अंदर से, फिर इसे मंगा लिया और इसी से बर्तन धो दिए। लेकिन मम्मी जी, आप ही ने तो एक दिन मुझसे कहा था जब से आप यहाँ पर शादी करके आई हो तब से घर में इसी साबुन से बर्तन धुलते हैं। मुझे तो ये पसंद भी नहीं है, मैं तो बस इसे आपकी वजह से मंगाती हूँ और आप बोल रही हो कि आपको इसकी महक अच्छी नहीं लगती। झूठ मत बोल, कोई और साबुन बोला होगा मैंने। एक तो गलती करती है, ऊपर से गलती का कसूरवार भी मुझे ही ठहराती है। खबरदार अगर आज के बाद मुझसे पूछे बिना कोई काम किया तो। अब पूजा का पारा हद से ज्यादा हाई हो जाता है। एक तो पहले ही वो गुस्से में थी, तभी उनके घर उनकी पड़ोसन शकुंतला आती है। बहू, तेरी शकुंतला आंटी आई है, 2 कप अच्छे से चाय बना ला। जी मम्मी जी, अभी लाई। पूजा उनके लिए चाय बनाकर लाती है और उन्हीं के साथ बातों में लग जाती है और बातों बातों में वो भी उनके साथ बैठकर चाय पी लेती है। वाह बहू, चाय तो तूने बहुत ही बढ़िया बनाई और साथ में पकोड़े तो बहुत ही टेस्टी बने थे, तूने मेरा दिल खुश कर दिया। चलो सुनीता बहन, अब मैं चलती हूँ, बाद में मिलते हैं। शकुंतला आंटी तो बाय बोलकर जैसे ही वहां से जाती है वैसे ही सुनीता तिरछी नजरें करके पूजा को देखती है। क्या हुआ मम्मी जी, आप मुझे ऐसे क्यों देख रही हो? आपको चाय पकौड़े अच्छी नहीं लगे क्या? चाय पकौड़े की बच्ची, मैंने बस तुझे चाय बनाने को बोला था, उस शकुंतला के लिए पकौड़े भी बना दिए तूने। और तुझे किससे बोला था हमारे साथ बैठकर चाय पीने के लिए? चाय पीने से पहले कम से कम मुझसे पूछ तो लेती। क्या? लेकिन मम्मी जी, आपके साथ बैठकर चाय पीने के लिए पूछने की क्या जरूरत है? अब क्या खाना भी मैं पूछ कर खाऊं? खाना भी पूछ कर खाऊं तो ऐसे कह रही है जैसे बाकी सब काम मुझसे पूछ कर करती है। कोई सास वाली इज्जत ही नहीं है मेरी। मेरी ही गलती है मम्मी जी, मुझे माफ कर दीजिए। अब से आपसे पूछ कर ही सब करूंगी और खाना भी आपसे पूछ कर ही खाऊंगी। अब पूजा की सहन शक्ति जवाब दे चुकी थी। अब तो बस उसके दिमाग में अपनी सास की ये बात मानने की खुराफात चल रही थी। आप चाहती हो ना सब काम आपसे पूछ कर करूं और यहाँ तक कि खाना भी आपसे पूछ कर खाऊं, तो अब देखना क्या करती हूं मैं। अगर आपके नाक में दम नहीं करती है ना तो मेरा नाम भी पूजा नहीं। अगली रात पूजा और मयंक जाकर देर रात को मूवी देख रहे थे, तभी मयंक ने कहा, अरे यार पूजा, पॉपकॉर्न के बिना मूवी का मजा नहीं आ रहा है, थोड़े से पॉपकॉर्न बनाकर ले आओ ना। पॉपकॉर्न? अच्छा ठीक है, अभी बनाकर लाती हूँ, आप बस थोड़ी देर वेट करो, अब आएगा मजा। अभी उठाती हूँ मम्मी जी को। पूजा जल्दी से अपनी सास के कमरे में जाती है जहां वो गहरी नींद में सो रही थी। मम्मी जी, मम्मी जी। पूजा की आवाज से सुनीता अचानक हड़बड़ा कर उठती है। क्या हो गया? क्या हो गया? कहीं भूकंप आ गया क्या? ये चोरी हो गई? नहीं नहीं मम्मी जी, ना तो भूकंप आया है ना ही कहीं चोरी हुई है। वो क्या है ना, मयंक जी मूवी देख रहे हैं और हमारा पॉपकॉर्न खाने का मन कर रहा था और आपने दिन में बोला था ना सब आपसे पूछ कर करना है, तो बस मैं ये पूछने आई थी कि मैं पॉपकॉर्न बना लूं। है? क्या पॉपकॉर्न? तूने इसके लिए मुझे जगाया? मैं तो बस आपकी बात मान रही हूँ मम्मी जी। मैं आपसे बिना पूछे कुछ करती हूँ तो आपको बुरा लगता है ना, इसलिए मैंने ठान लिया है आज से खाना भी आपसे पूछ कर खाऊंगी। तो मैं पॉपकॉर्न बना लूं? अरे हाँ भाई बना लो, जाओ मुझे नींद आ रही है। जी जी मम्मी जी, अब आप सो जाइए, मुझे जो पूछना था मैंने पूछ लिया। पहली बार ये हरकत करके पूजा के मन को बड़ी तसल्ली मिली थी, लेकिन अभी तो बस शुरुआत थी। धीरे धीरे पूजा अपनी सास की नाक में अच्छा खासा दम करने वाली थी। अगले दिन, सुनीता बहन, मेरे पोते का जन्मदिन है आज, तो सबका खाना हमारे घर पर ही है, सब लोग आ जाना। ठीक है शकुंतला बहन, हम सब आ जाएंगे। शकुंतला उन्हें न्योता देकर वहां से चली जाती है। तभी सुनीता पूजा को आवाज लगाती है, बहू, ए बहू,
जी मम्मी जी। कहिए, तूने अभी तक खाने की कुछ तैयारी तो नहीं किया ना? नहीं मम्मी जी, मैंने आपको कल बताया था ना, आपसे पूछे बिना अब मैं कोई काम नहीं करने वाली। तो खाना बनाने से पहले आपसे पूछूंगी, उसके बाद ही शुरू करूंगी। चलो, कुछ तो अच्छा सीखा तूने इतने दिनों में यहाँ ससुराल में। देख, आज खाना मत बनाना, शकुंतला के यहाँ से न्योता आया है, उसके पोते का जन्मदिन है तो खाना वहीं पर खाना है। ठीक है मम्मी जी। अच्छा, वैसे उनके पोते के लिए गिफ्ट क्या लेना है? और उनके यहाँ पर जाना है तो मैं कपड़े कौन से पहनूं? साड़ी पहनूं या सूट पहनूं? अरे बहू, तू अपनी सास से ये सब क्या पूछ रही है? नहीं पापा जी, पूछना पड़ता है। पड़ोसियों के यहाँ जा रहे हैं ना, तो मुझे तो पता नहीं है कितने अच्छे कपड़े पहनकर जाना है। वो तो मुझे मम्मी जी बता सकती हैं, और गिफ्ट भी कैसा देना है वो भी मम्मी जी को ही पता है। मुझे ज्यादा चीजों के बारे में पता नहीं है ना। हाँ, ये सब क्या बोल रही है बहू? गिफ्ट मैं मयंक को लाने के लिए बोल दूंगी, और वो लाल वाली साड़ी पहन लेना, वो नहीं है अच्छी लगेगी। ठीक है मम्मी जी। बर्थडे पार्टी में पूजा लाल रंग की हैवी सी साड़ी पहनकर पहुंच जाती है और सब उसे ही देखते हैं। तुम तो कुछ ज्यादा ही फैंसी निकली पूजा, एक बर्थडे पार्टी के लिए तुमने इतनी हैवी साड़ी पहनी है। वो क्या है ना, ये साड़ी मेरी सासू माँ को बहुत पसंद है। उन्होंने बोला, पूजा आज तुम लाल वाली साड़ी पहनकर चलना। तो अब सासू माँ की बात को मैं थोड़ी ना टाल सकती हूँ, मैं तो हर काम उनसे पूछकर ही करती हूँ, है ना मम्मी जी? हाँ हाँ। अच्छा, वो सब छोड़ो पूजा, ये लो तुम केक खाओ, स्पेशल वंदन बेकरी से मंगवाया है। एक मिनट शमिता दीदी, पहले मम्मी जी से पूछ लूं। मम्मी जी, मैं ये केक खा लूं? अरे हाँ, खा ले बेटा, केक खाने में क्या पूछना। नहीं नहीं मम्मी जी, मैं जब भी आपसे पूछे बिना कोई काम करती थी तो आपको कितना बुरा लगता था। अब मैं और नहीं चाहती कि आपको इस वजह से बुरा लगे। मेरे लिए आपसे ऊपर कुछ नहीं है। केक खा लूं ना मैं? हाँ बहू, खा ले। हे भगवान, यहाँ पर ये कैसी कैसी हरकतें कर रही है, पता नहीं इसे अचानक क्या हो गया। मेरी गलती है, बार बार टोकना नहीं चाहिए था। थोड़ी देर में सब लोग बर्थडे पार्टी से वापस आ जाते हैं। तभी, बेटा खाना तो खा लिया उनके घर, लेकिन कॉफी पीने का मन कर रहा है, तो सबके लिए गर्मा गर्म कॉफी बना ले। मम्मी जी। हाँ हाँ, मैं भी पीऊंगी कॉफी। जी मम्मी जी, मैं तो ये पूछ रही थी, मैं अपने लिए भी कॉफी बनाऊं? अरे, तुम्हें कॉफी पीनी है या नहीं ये तो तुम्हें ही पता होगा ना, मम्मी कैसे बताएगी? नहीं नहीं नहीं, अगर मम्मी जी बोलेंगी तो ही मैं कॉफी पीऊंगी। अपने लिए भी कॉफी बना लूं मम्मी जी? अरे हाँ बहू, बना ले। वो बोलते ना, ससुराल में कुछ भी करो तो सास से पूछ कर करो। वो सासू माँ का सम्मान होता है, इसीलिए सब कुछ पूछ कर करना ही ठीक लगता है। और मम्मी जी को तो पसंद भी नहीं है कि मैं उनसे पूछे बिना कुछ करूं, इसीलिए पूछ लेती हूँ। अच्छा, मैं बनाकर लाती हूँ हाँ कॉफी। पूजा सबके लिए कॉफी बनाकर लाती है, लेकिन जैसे ही वो कॉफी का कप हाथ में उठाती है तभी एक और बात छेड़ देती है। सॉरी मम्मी जी, आपको डिस्टर्ब कर रही हूँ, लेकिन आप लोगों के साथ बैठकर कॉफी पी सकती हूँ ना मैं? वो उस दिन शकुंतला आंटी और आप चाय पी रहे थे और मैंने भी आपके साथ बैठकर चाय पी ली थी, तो आप गुस्सा हो गए थे ना? क्यों? हाँ बहू, पी ले, हमारे साथ बैठकर कॉफी पी ले तू। वो किसी और बात पर गुस्सा हुई थी क्या तू भी? थैंक यू मम्मी जी। अपनी सास का ऐसा परेशान सा चेहरा देखकर पूजा को बड़ा मजा आ रहा था, पर अभी और दांव फेंकने बाकी थे। अगले हफ्ते उन्हें अपने किसी रिश्तेदार के यहाँ एक फंक्शन में जाना था। अरे मम्मी पापा, आप दोनों रेडी नहीं हुए क्या? आपको पता ना विपुल की सगाई में जाना है, नहीं गए तो ताऊ जी ताई जी बहुत गुस्सा हो जाएंगे। हाँ बेटा पता है, लेकिन आज मेरी तबीयत कुछ ठीक सी नहीं है। एक काम कर तू और बहू चले जाओ, मैं और तेरे पापा जी कल चले जाएंगे। अच्छा ठीक है मम्मी, आपकी तबीयत ठीक नहीं है तो हम दोनों टाइम से ही आ जाएंगे, ज्यादा देर रुकेंगे नहीं वहां पर। मयंक पूजा के साथ अपने ताऊ जी के बेटे की सगाई के फंक्शन के लिए निकल जाता है। सब लोग खाना खा रहे थे। पूजा और मयंक भी अपनी अपनी प्लेट में खाना सर्व कर रहे थे। अरे पूजा, मयंक, मैं कब से तुम दोनों को ढूंढ रही हूँ। चलो अब मिल गए हो तो साथ में बैठकर खाना खाते हैं। अरे हाँ हाँ बुआ जी, बिल्कुल, हम भी आप ही को ढूंढ रहे थे। चलिए खाना खाते हैं। वैसे फंक्शन की अरेंजमेंट बहुत अच्छी की है ताऊ जी ने, अब आएगा मजा। सबसे ज्यादा तो मुझे इसी दिन का इंतजार था, काश मम्मी जी यहाँ पर होती। लेकिन कोई बात नहीं, मम्मी जी फिजिकली यहाँ पर प्रेजेंट नहीं है तो क्या हुआ, उन्हें यहाँ पर लाने के मेरे पास और भी बहुत तरीके हैं। आ जाओ बेटा, यहाँ बैठ जाओ। सब एक साथ बैठकर खाना पीना शुरू करते हैं, लेकिन पूजा अपने फोन में लग जाती है। अरे पूजा, तुम खाना क्यों नहीं खा रही? आजकल पता नहीं सबको ये फोन का चस्का कैसे चढ़ गया है। अरे कम से कम खाना खाते हुए तो फोन यूज मत करो।
नहीं नहीं नीता बुआ, ऐसा नहीं है, वो तो बस मैं मम्मी जी को वीडियो कॉल कर रही थी। हैं? खाना खाते हुए भाभी को वीडियो कॉल क्यों कर रही हो तुम? बस 1 मिनट, कॉल रिसीव कर ली मम्मी जी ने। हाँ बहू, क्या हुआ? वीडियो कॉल क्यों कर रही है मुझे? सॉरी मम्मी जी, आपको परेशान कर रही हूँ, लेकिन आपसे ये पूछना था कि मैं खाना खा लूं ना? क्या? अरे मैं ये बोल रही हूँ मम्मी जी, मैं खाना खा लूं ना? अरे ये तुम क्या कर रही हो पूजा? खाना खाने के लिए भला भाभी से पूछने की क्या जरूरत है? नहीं बुआ जी, वो एक्चुअली ना मम्मी जी को पसंद नहीं है कि उनसे बिना पूछे मैं कोई काम करूं। इवन खाना भी उनसे बिना पूछे खाऊं तो अच्छा नहीं लगता उन्हें। हे भगवान, मेरी हिम्मत ही मारी गई थी जो मैंने इससे बोला कि हर काम मुझसे पूछ लिया कर। इससे तो पूरे खानदान के सामने मेरी बेइज्जती करवा दी। पता नहीं सब क्या सोच रहे होंगे कि मैं अपनी बहू पर न जाने कितने अत्याचार करती हूँ। क्या सुनीता भाभी, आप भी इतना भी क्या ये करना? कम से कम बहू के खाने पर से तो पाबंदी हटाओ कि आपसे बिना पूछे वो खाना खा सके। कोई बात नहीं बुआ जी, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है मम्मी जी, आपने बोल दिया ना तो अब मैं खा लेती हूँ। आप सो जाइए, अब मैं आपको परेशान नहीं करूंगी। आज तो पूजा सबके सामने अपनी सास से वीडियो कॉल करके ऐसा पूछकर उसकी ऐसी बेइज्जती करती है कि उस दिन के बाद उसकी सास इस बात को कहना ही छोड़ देती है कि हर काम मुझसे पूछ कर। बल्कि अब तो पूजा से हाथ ही जोड़ लेती है, तुझे जो करना है कर मेरी माँ, मुझसे पूछा मत कर। बताओ, अक्टूबर खत्म हो गया है और नवंबर आ गया है, लेकिन अभी भी घर के पंखे चल रहे हैं। ठंड का तो कोई नामो निशान तक नहीं है। बिल्कुल सही बोल रही हो तुम। पहले कहाँ नवरात्रा में ही हम रात को रामलीला देखने के लिए कंबल लेकर जाया करते थे, लेकिन अब देखो कुछ नहीं है पहले जैसा। वही तो कह रही हूँ जी, अब तो ठंड जैसी रही ही नहीं। कब आती है कब चली जाती है कुछ पता ही नहीं चलता है। और जिस हिसाब से मौसम चल रहा है, मुझे तो लगता है कि ठंड आएगी ही नहीं। सारे गर्म कपड़े और बाकी चीज ज्यों की त्यों ही रखी रह जाएगी बस। अरे क्या बात चल रही है तुम दोनों में? क्या हो गया? क्यों परेशान हो रही हो बहुरिया? परेशान क्या होना है माँ जी, बस ठंड को लेकर बातचीत कर रहे थे मैं और ये कि अब तो ठंड पहले जैसी रही ही नहीं। पहले कहाँ कपकपी बंद नहीं होती थी और अब तो सारा दिन बस पंखा चलते हैं। बात तो तू सही कह रही है बहुरिया, अब मौसम में पहले वाला मिजाज नहीं है। अब तो पतली सी साड़ी में 12 मौसम गुजर जाते हैं। ऐसे ही सभी लोग बातचीत करते हैं, तभी वहाँ पर घर की दोनों बहुएं कोमल और प्रिया चाय लेकर आ जाती हैं। ये लीजिए गर्मा गर्म चाय पी लीजिए सभी लोग। रख दे बहू चाय। सोचा था सर्दियाँ आ जाएंगी तो गुड़ की चाय बनवा कर पिया करूंगी, लेकिन सब अरमान पानी में बह गए। हाँ माँ जी, बिल्कुल सही कह रही हैं आप। यहाँ तो ठंड का मजा रहा ही नहीं, इसलिए मैं और कोमल दीदी तो सोच रहे थे कि शिमला चले जाए ठंड का मजा लेने के लिए। और नहीं तो क्या, दिल्ली में तो ठंड है ही नहीं, उल्टा प्रदूषण इतना ज्यादा है। इससे अच्छा थोड़ा दिन शिमला जाते हैं, मजा आएगा बर्फीले पहाड़ पर घूमने में। क्यों बहुरिया, तुम तो चली जाओगी शिमला में, और तेरी सास, उसका क्या? हम दोनों से तो नहीं चढ़े जाएंगे पहाड़, हमारे तो घुटनों में दर्द रहता है। ये बात तो सही है, तो फिर क्या किया जाए आप ही बताइए। अब ठंड का मजा लेने के लिए कहाँ जाया जाए? अरे मेरी बात मानो तो हम सब के सब गांव चलते हैं। गांव में मौसम बड़ा अच्छा है। मेरी बात हुई थी वैशाली से, वो लोग तो मोटे कंबल लेकर सोते हैं। अरे माँ जी, गाँव में भी भला कोई ठंड होती है क्या? और सर्दियों में गाँव घूमने कौन जाता है? वहाँ भी ऐसा ही मौसम होगा जैसा यहाँ है। और नहीं तो क्या दादी जी, कहीं और का प्लान बना लो ना, वहाँ चलते हैं। मैंने कह दिया सो कह दिया, हम पूरा परिवार गांव जा रहे हैं। तैयारी कर लो बस जाने की, मजा आएगा इस बार सबको बहुत। उमा के कहने पर पूरा परिवार अब गांव जाने की तैयारी करने लगता है। शाम को दोनों बेटे भी ऑफिस से घर आ जाते हैं और उन्हें भी ये बात पता चलती है। तो सर्दियों में गांव घूमने जाने की प्लानिंग की है? इससे अच्छा तो हम कहीं शिमला मसूरी चले जाते। हाँ भला, सर्दियों में गांव जाने में क्या ही मजा आएगा। अरे हमने तो कहा था, लेकिन दादी जी ही नहीं मानी। उन्होंने ही कहा कि वो शिमला में पहाड़ नहीं चढ़ पाएंगी। दोनों बहुएं अपना सूटकेस पैक कर रही होती हैं और पतली पतली सी साड़ियाँ रख रही होती हैं। तभी वहाँ उमा आ जाती है। बहुरिया, सॉल, स्वेटर, जर्सी सब कुछ रख लो, काम आएगा गांव जाकर तुम्हारे। कैसी बातें कर रही हैं आप दादी जी? जब यहाँ पर ही ठंड नहीं पड़ रही तो फिर गांव में भला क्या ही ठंड होगी। इसलिए कोई जरूरत नहीं गर्म कपड़े लेने की। हम कौन सा शिमला के गांव में जा रहे हैं। और नहीं तो क्या,
मैं तो वहाँ जाकर अपने शिफॉन की साड़ी पहनकर खूब सारी रील्स बनाऊंगी। बड़ा मजा आएगा वहाँ पर खेतों में घूमने में और साड़ी पहनकर उसमें खेतों के बीच में रील बनाने में। अरे तुमने अभी गांव की ठंड देखी भी है? पहले कितनी ठंड बरसती थी, अभी भी गांव में बहुत ठंड होती है। एक साड़ी में तो तुम्हारा वहाँ बिल्कुल भी काम नहीं चलने वाला है। मैं तो कहती हूँ मेरी बात मानो, जर्सी सॉल सब रख लो। अच्छा ठीक है दादी जी, अगर आप कहती हैं तो हम पतले पतले स्वेटर रख लेते हैं। देखो जैसी तुम दोनों की इच्छा बहू, मेरा काम तो बस तुम्हें बताने का था। बाद में मत कहना कि मैंने तुम्हें पहले चेतावनी नहीं दी थी। सभी लोग अपनी अपनी तैयारी पूरी कर लेते हैं। वहीं दूसरी तरफ दादी सास बाकी सबको भी समझाने की कोशिश करती है। अरे तुम सब मेरी बात मान लो, अच्छे खासे मोटे स्वेटर, जुराबे, मफलर, टोपी सब रख लो, वरना वहाँ ठंड के मारे तुम सबकी कुल्फी बन जाएगी। गांव की ठंड बहुत ठंडी होती है। अरे माँ, कुछ नहीं होता, आजकल तो कहीं भी ठंड नहीं पड़ रही है। हाँ दादी, गांव में भी कितनी ही ठंड पड़ जाएगी। यहाँ तो अब तक पंखे चल रहे हैं। बस इतना ही फर्क होगा कि वहाँ पर पंखे नहीं चलेंगे, हम रजाई में काम चला लेंगे। बेकार में इतने सारे कपड़े रखकर हम क्या करेंगे, बोझ ही बढ़ेगा वैसे भी। ठीक है, मत मानो तुम्हारी मर्जी, आगे जाकर तुम्हें खुद पता चल जाएगा। इसके बाद अगले दिन की ट्रेन पकड़कर उमा अपने पूरे परिवार के साथ अपने बड़े बेटे मोहन के घर पहुंचती है, जो कि गांव में रहता था और खेती बाड़ी करता था। वैशाली यशोदा के गले मिलती है। अरे यशोदा, कितने दिनों बाद आई है तू। गांव को तो जैसे तुम भूल ही गए हो। तुम्हें हमारी कभी याद नहीं आती? ऐसी कोई बात नहीं है दीदी, बस घर के काम, जिम्मेदारियां और शहर की भाग दौड़ में आने का वक्त ही नहीं मिलता है। अरे अब तुम सब लोग आ गए हो ना, और आए भी बढ़िया सर्दी के मौसम में हो, मजा आएगा। देखना तुम गांव की सर्दी कैसी होती है और कैसी नहीं। कहाँ है सर्दी ताऊ जी? इतनी सी सर्दी तो दिल्ली में भी है। हाँ ताऊ जी, दिल्ली का भी ऐसा ही मौसम है, कुछ ज्यादा फर्क नहीं है, बस यहाँ थोड़ा सा ज्यादा फर्क है दिल्ली की सर्दी से। अभी धूप खिली हुई है ना बहू, इसलिए ऐसा लग रहा है, पर कोई बात नहीं, आगे आगे देखो होता है क्या, अपने आप पता चल जाएगा तुम्हें कि सर्दी क्या है। अरे अब क्या सब लोग ऐसे ही खड़े खड़े एक दूसरे से बातें करते रहेंगे या फिर चाय नाश्ता भी करेंगे? चलो अंदर चलकर बैठो सारे। सभी लोग एक साथ बैठकर चाय नाश्ता करते हैं और जैसे जैसे दिन खत्म होता है और सूरज ढल जाता है तो गांव में ठंड भी बढ़ने लगती है। और रात को जब दोनों बहुएं कमरे में बैठी होती हैं तब काफी ठंड है यहाँ प्रिया। हाँ, अब महसूस हो रहा है कि ठंड है। सुबह तो लग ही नहीं रहा था ऐसा कुछ भी, अब तो लग रहा है कुछ ज्यादा ही ठंड है। तभी हाथों में मोटे मोटे 2 कंबल लिए हुए वैशाली आ जाती है और एक एक कंबल प्रिया और कोमल को देते हुए कहती है, ये लो बहू, रात को ये कंबल तुम्हारे काम आएंगे। वो कंबल काफी मोटा था, जिसे देखकर दोनों बड़ी हैरान होती हैं। इतना मोटा कंबल? ताई जी, इतने मोटे कंबल का हम क्या करेंगे? इसमें तो हमें गर्मी लगेगी और पसीने आ जाएंगे। हाँ, हमें तो कोई पतला सा कंबल दे दीजिए, इतने मोटे कंबल में तो बहुत ज्यादा गर्मी लगेगी हमें। नहीं बहू, तुम्हें इसी की जरूरत पड़ेगी, मेरी बात मान जाओ। नहीं नहीं, हमें पतला कंबल दे दीजिए, बेकार में हमें गर्मी लगेगी, फिर नींद भी नहीं आएगी। इतना मोटा कंबल तो हम भरी सर्दी में भी नहीं यूज करते हैं, इतना मोटा कंबल नहीं चाहिए, इसे देखकर ही दिल बैठ गया मेरा। प्रिया और कोमल के जिद करने पर वैशाली उनसे मोटे कंबल ले लेती है और उन्हें पतले कंबल दे जाती है, जिसके बाद वैशाली यशोदा और बाकी सब लोगों के पास जाती है। बहुओं ने मोटा कंबल नहीं लिया, उन्हें लगता है कि गांव में ठंड नहीं पड़ती है। अरे वो पहली बार गांव में आई हैं, वो भी सर्दी के मौसम में। कोई बात नहीं, आज रात उन्हें ऐसे ही सोने दीजिए, सुबह तक उनको अपने आप पता चल जाएगा कि गांव की सर्दी कैसी होती है। सही बात है, वो दोनों तो शिमला जा रही थी, अब उन्हें क्या पता कि शिमला का सारा नजारा तो गांव में बैठे बिठाए मिल जाते हैं। ऐसे ही सभी लोग बातचीत करते हैं और उसके बाद आराम से सो जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ कोमल और प्रिया, जिन्होंने पतले पतले कंबल लिए थे, उन दोनों की रात की बढ़ती ठंड की वजह से कुल्फी जमने लगती है और दोनों उठकर बैठ जाती हैं। हाय हाय, कितनी ज्यादा ठंड हो रही है, इस पतले से कंबल में तो कुछ आराम ही नहीं मिल रहा है, बहुत ज्यादा ठंड लग रही है। हाँ, और नहीं तो क्या, ताई जी तो बिल्कुल सही कह रही थी कि हमें मोटे कंबल की जरूरत पड़ेगी। पता नहीं क्यों हम अकल के दुश्मन ने उनकी बात नहीं मानी और कंबल वापस कर दिए। हमें ऐसा नहीं करना चाहिए था। मुझे तो लग रहा था कि रात को हमें गर्मी लगेगी और नींद नहीं आएगी, लेकिन देखो उल्टा हो रहा है। हाँ, अब हमें सर्दी लग रही है और इसलिए नींद नहीं आ रही। सर्दी में हम ठिठुर रहे हैं, अब क्या करें? अब आधी रात को उनको जगा भी नहीं सकते। अब जैसे तैसे करके ऐसे ही कांपते हुए रात तो गुजारनी पड़ेगी हमें। और हम कर भी क्या सकते हैं? हाय राम, जल्दी से सुबह हो जाए बस, वरना हम दोनों की सुबह तक कुल्फी जम जाएगी।
जैसे तैसे ठंड में कांपती हुई दोनों बहुएं अपनी रात गुजार लेती हैं और अगली सुबह जैसे ही दोनों उठती हैं तो बाहर आंगन में जल रहे चूल्हे के पास जाकर बैठ जाती हैं, जहां वैशाली सभी के लिए गर्मा गर्म चाय बना रही होती है। अरे क्या हुआ कोमल बहू और प्रिया बहू, तुम दोनों को तो ठंड नहीं लग रही थी रात को, अब क्या हो गया? अरे ताई जी, यहाँ पर तो बहुत ज्यादा ठंड है, बहुत ज्यादा। मम्मी ने तो आपको कल ही कहा था कि आप मोटा कंबल ले लीजिए, लेकिन आप दोनों ने बात नहीं मानी। अच्छू! अरे रिया, हमें नहीं पता था कि रात को तापमान इतना ज्यादा गिर जाएगा और सारी रात हम दोनों की कुल्फी बनती रहेगी। मुझे तो सर्दी भी लग गई है। अच्छू! मैंने तो पहले ही तुमसे कहा था बहू, लेकिन तुमने मेरी बात नहीं मानी। कोई बात नहीं, अब चूल्हे के पास आराम से बैठो, फिर मैं तुम दोनों को गर्मा गर्म चाय देती हूँ। प्रिया और कोमल की ऐसी हालत देखकर यशोदा और बाकी सभी लोग बहुत हंस रहे होते हैं और उमा कहती है, तो क्या कह रही थी बहुरिया, आ रहा है ना गाँव में शिमला के जैसा मजा ठंड का? हाँ दादी जी, बहुत मजा आ रहा है, सच्ची बात है। लेकिन मुझे तो अभी भी सर्दी लग रही है, मैं अपने साथ ज्यादा गर्म कपड़े लेकर आई ही नहीं हूँ। सच में मम्मी, मुझे भी बहुत ठंड लग रही है। यहाँ पर तो सच में बहुत ठंड है। रात को तो चलो मोटा कंबल मिल गया था, इसलिए सब ठीक हुआ, लेकिन इतने गर्म कपड़े भी नहीं हैं। मैंने तो पहले ही कहा था, लेकिन उस टाइम पर मेरी बात मानने को कोई तैयार ही नहीं था। अब थोड़ी देर चूल्हे के आगे बैठकर और आग सेककर कोमल और प्रिया को बहुत अच्छा लगता है। बाकी सब भी बारी बारी से आग में हाथ सेकते हैं, जिसके बाद वो सभी लोगों के साथ नाश्ता करती है और इतने में धूप निकल आती है। दोनों बहुएं नहा धोकर फिर से अपनी पतली पतली सी साड़ियाँ पहनकर तैयार हो जाती हैं और यशोदा कहती है, अरे बहू, सुबह तो तुम दोनों ऐसे कांप रही थी जैसे किसी ने फ्रिज में रख दिया हो, और अब फिर से ये पतली साड़ियाँ पहन ली। अरे अपनी ताई जी के कपड़े ले लो। हाँ माँ जी, हमें लेने ही होंगे, क्योंकि हम तो कपड़े लेकर ही नहीं आए। लेकिन हमें उनके कपड़े आएंगे क्या? और नहीं तो क्या, और ताई जी के कपड़े हमें कहाँ आएंगे? हम तो ताई जी से मोटे कंबल ही ले लेते हैं, हम तो उसी में दुबक्कर लेट जाएंगे। इतना कहकर दोनों बहुएं मोटा कंबल लेती हैं और उसके अंदर बैठी रहती हैं। पूरा दिन बीत जाता है, लेकिन दोनों कंबल से बाहर नहीं आती। दोनों को इस तरह ठंड में कुड़कुड़ाते हुए देखकर उमा उसके पास आकर कहती है, अरे तुम दोनों रजाई से बाहर क्यों नहीं निकल रही हो? तुम दोनों ने तो कहा था कि तुम गाँव में जाकर बहुत सारी फोटोज खिंचाओगी और क्या कहते हैं उसे, बिल बनाओगी। नहीं दादी जी, उसे बिल नहीं, रील कहते हैं। और अब हमें रील नहीं बनानी है दादी जी, यहाँ ठंड में हम इस तरह जम गए हैं, हमारी ही रेल बन गई है। अब हमें कुछ नहीं करना, हम तो कंबल में ही रहना चाहते हैं। अरे कब तक ऐसे चूहे की तरह छुप कर बैठी रहोगी? चलो जल्दी खड़ी हो जाओ, ठंड का सामना करो, सॉल ले लो। इतने समय बाद गाँव आई हो तो घूम कर भी तो जाओ यहाँ पर। दादी सास उन्हें बार बार कंबल से बाहर निकलने को कहती है, लेकिन वो निकलने का नाम तक नहीं लेती। दोनों ही ना तो गाँव में इधर उधर घूमती हैं और ना कोई फोटो लेती हैं और ना ही रील बनाती हैं। वहीं दूसरी तरफ उमा यशोदा को भी ढूंढ रही थी। अरे अब ये यशोदा कहाँ चली गई? वो उसके कमरे तक पहुँचती है तो देखती है कि यशोदा भी 2 कंबल लेकर बैठी हुई है। अरे तू भी यहाँ कंबल में बिल बनाकर छुपी हुई है, चल जल्दी बाहर निकल। नहीं नहीं माँ जी, मुझे नहीं निकलना है, मुझे तो बहुत ठंड लग रही है। हे भगवान, तुम सब यहाँ पर कंबल में छुपकर बैठने आए हो या फिर कुछ करने आए थे? जब यहाँ तक आए हो तो घूम ही लो जरा। हर तरफ हर कोई कंबल में ही छुपकर बैठा हुआ था और शाम होने तक सभी को बहुत ही ज्यादा सर्दी जुकाम हो जाता है और दोनों लगातार छींकने और खांसने लगती हैं। क्या हो गया बहू, इतना क्यों खांस रही हो और छींक भी रही हो? अच्छा, लगता है हमें सर्दी लग गई है। बिल्कुल, और वो भी बहुत ज्यादा वाली। सांस ही नहीं आ रहा है, नाक बंद हो गई है मेरी। अरे बोला था बहू कि मोटे मोटे स्वेटर ले लो, लेकिन तुमने तो मेरी बात नहीं मानी। अब हो गई ना ठंड से बीमारी। कोई बात नहीं, मैं काढ़ा बना कर दे देती हूँ, तुम दोनों ठीक हो जाओगी। लगता है दोनों भाभी तो कुछ ज्यादा ही छुई मुई हैं। इतनी कम ठंड में भी इतनी सर्दी लग गई। अरे हमारे दिल्ली में तो इतनी भी ठंड नहीं पड़ती है, हमें इतनी सर्दी में रहने की आदत नहीं है ना। दोनों बहुएं जल्दी से कमरे के अंदर जाती हैं और रजाई के अंदर खुद को छुपा लेती हैं। वहीं दूसरी तरफ बाकी सबका भी बुरा हाल हो गया था। हाय, मर गए, हमें नहीं पता था गांव में इतनी ज्यादा ठंड होती है। राम राम, हाथ पैर तो एकदम बर्फ हो गए हैं। सच में रजाई भी एकदम हल्की लग रही है। एक और रजाई ले लेते हैं, एक रजाई से तो बात ही नहीं बन रही है। मुझे भी बहुत सर्दी लग रही है, हमें पहले ही दादी जी की बात मान लेनी चाहिए थी। अब वो खुद पर 2-2 रजाई ले लेते हैं और तब जाकर उनके हाथ पैरों में थोड़ी सी गर्माहट महसूस होती है।
तभी वहाँ पर वैशाली गरम गरम काढ़ा लेकर आती है और दोनों बहुओं को पीने के लिए देती है। ये लो बहू, गर्मा गर्म काढ़ा पी लो, इससे तुम्हारा सर्दी जुकाम ठीक हो जाएगा। शुक्रिया ताई जी, हमें इसी की जरूरत थी। हाँ ताई जी, यही चाहिए था बस। आपके जो गर्म कपड़े हैं ना, वो दे दीजिए, हम दोनों खुशी खुशी रख लेंगे। कम से कम इसी बहाने हमें सर्दी से तो राहत मिल जाएगी। हाँ बहू, मैं तुम दोनों को गर्म कपड़े निकाल कर दे देती हूँ, चिंता मत करो, तुम आराम से रजाई में आराम करो। दोनों बहुएं ठिठुरती हुई काढ़ा पीती हैं, जिसके बाद वैशाली अपने गर्म मोजे, स्वेटर और टोपी निकालकर कोमल और प्रिया को देती है। दोनों बहुएं जल्दी से अपनी ताई सास के कपड़े पहन लेती हैं, साथ ही वो सभी को गर्म कपड़े देती है। माफ करना दीदी, आपको हमारी वजह से कितना ज्यादा परेशान होना पड़ रहा है, बल्कि हमें तो यहाँ पर आपकी मदद करवानी चाहिए थी। उल्टा आप हमारा ध्यान रख रही हैं और आपका काम भी हमारी वजह से बढ़ गया है। अरे कोई बात नहीं यशोदा, ऐसा क्यों कह रही हो? मैं समझ सकती हूँ, तुम सबको इतनी ठंड में रहने की आदत नहीं है ना। आ गया ना मजा बहू, इसे कहते हैं असली ठंड। अरे गांव में हर चीज शुद्धता से भरी हुई है, फिर चाहे मौसम ही क्यों ना हो। बिल्कुल सही, इतने सालों के बाद पता चल रहा है कि असली ठंड का मौसम क्या होता है, जब हाथ पैर जमने लगते हैं और पलके और गले ठंड हो जाती है और दांत आपस में मिलकर खुद ही धुन बजाने लगते हैं। यही तो सर्दियों का मजा है। चूल्हे की गर्मा गर्म आग, धूप की गर्माहट, गुड़ की चाय, गर्मा गर्म पराठे, वाह मजा आ जाता है। चलो चलो बहू, आज मैं तुमको बाकी का गांव घुमा कर ले आता हूँ जो रह गया था। ना बाबा ना, मैं नहीं जाने वाली इतनी ठंड में बाहर। और मैं भी नहीं जाने वाली, क्योंकि अब अगर मैं बाहर गई ना तो मैं तो ठंड के मारे मर ही जाऊंगी। ये लो, इन दोनों हीरोइन की तो हवा निकल गई ठंड के कहर के मारे। ये तो आई थी अपनी पतली साड़ियां पहन के रील बनाने के लिए, लेकिन अब देखो कैसे बर्फीले भालू की तरह बैठी हैं। प्रिया और कोमल की बातें सुनकर सभी परिवार वाले बड़े जोर जोर से हंसने लगते हैं और दोनों बहुएं इतने सारे सर्दी के कपड़े पहनने के बाद भी कपकपाती रहती हैं और गांव की ये सर्दी हमेशा उन्हें याद रहती है। सच में आगे से ये सर्दी तो हमें अच्छे से याद रहेगी। अगली बार हम ऐसी लापरवाही कभी नहीं करेंगे। मेरे तो जितने भी कपड़े हैं सारे एक साथ लेकर आऊंगी। अगली बार मैं ये रिस्क बिल्कुल नहीं लेने वाली। सच में मम्मी जी, मेरी भी हालत खराब हो गई है। सच में मैंने भी गलती कर दी। मैंने पहले दादी की बात नहीं मानी और अब पता चल रहा है। मुझे तो लग रहा है हमें ढेर सारे कपड़े खरीद लेने चाहिए, वरना हम जो यहाँ सर्दी में छुट्टी मनाने आए थे, उल्टा हम यहाँ से बीमार होकर चले जाएंगे। हाँ, आपने बिल्कुल सही कहा। मुझे लगता है हमें ऐसा ही करना चाहिए। हाँ, यहाँ तक कि मैं भी मार खा गया। कभी बहुत पहले ही गांव में आया था, इसलिए मुझे नहीं पता था कि शहर और गांव में इतना फर्क होता है। मुझे तो लगा जैसे शहर में ठंड है वैसे ही यहाँ पर भी होगी। इसलिए कहते हैं बड़ों की बात मान लेनी चाहिए। मैंने तो तुम्हें पहले ही चेतावनी दी थी, लेकिन किसी ने मेरी बात नहीं मानी।